एक आदमी किसी भयानक वायरस से संक्रमित हो चुका था। वह लड़खड़ाते हुए अपनी सीट की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर खून से भरे फफोले थे। उसी समय विमान जोर से हिचकोले खाने लगा। आदमी ने एक कागज का थैला निकाला। एयर होस्टेस को कुछ अजीब महसूस हुआ। वह तुरंत मदद के लिए उसकी ओर गई। आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस थैला उसकी ओर बढ़ा दिया। एयर होस्टेस थैले को लेकर धीरे धीरे चलने लगी ताकि कुछ गिर न जाए। लेकिन जब उसने थैला देखा, उसमें उल्टी नहीं, बल्कि खून और सड़े हुए अंग थे। आदमी को तुरंत शहर के सबसे प्रसिद्ध अस्पताल ले जाया गया। जब उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था, उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। डॉक्टरों ने बिना देरी किए उसे ट्यूब डालने की कोशिश की, लेकिन ट्यूब अंदर ही नहीं जा रही थी। डॉक्टर ने जब पास से देखा, तभी उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह युवा डॉक्टर भी अपनी जान से हाथ धो बैठा। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह भयानक वायरस बंदरों से आया है। अमेरिका की एक रिसर्च लैब में आज ही बंदर के अंगों का एक सैंपल आया था। डॉ लैंसी ने सबसे पहले इसका परीक्षण शुरू किया और पाया कि वायरस अत्यंत आक्रामक है। कुछ विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि यह चौथी श्रेणी का अत्यंत खतरनाक वायरस है। ध्यान दें, वायरस को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। यहां तक कि कोरोना वायरस भी तीसरी श्रेणी का था। लेकिन लैंसी को संदेह था कि यह मारबर्ग वायरस नहीं है, बल्कि शायद यह अज्ञात प्रकार का इबोला वायरस है। मारबर्ग की मृत्यु दर 30% है, लेकिन इबोला की मृत्यु दर 90% तक होती है। अपनी आशंका की पुष्टि के लिए लैंसी और उसकी सहायक चौथी श्रेणी के वायरस स्टोरेज रूम में गईं। दोनों ने सुरक्षा सूट पहने और वायरस की तुलना शुरू की। उन्होंने सबसे पहले मारबर्ग वायरस से तुलना की। अगर खून की सीरम हरी रोशनी दिखाए तो मतलब है यह मारबर्ग है, लेकिन कोई हरी रोशनी नहीं दिखाई दी। सहायक ने राहत की सांस ली, लेकिन लैंसी की बेचैनी बढ़ गई। तभी उसके सुरक्षा सूट पर एक दरार आ गई। वह घबरा गई, तुरंत अलार्म खींचा और खुद को डिसइंफेक्शन रूम में बंद कर लिया। उसे अपने परिवार की तस्वीरें याद आ रही थीं। डिसइंफेक्शन पूरा हुआ। जांच टीम ने उसकी स्थिति देखी और पाया कि उसके हाथ पर चोट पहले से थी, शायद घर के काम से लगी थी। पर यह प्रयोगशाला के नियमों का उल्लंघन था कि खुले घाव के साथ अंदर न आए। उसे क्वारंटीन कर दिया गया और वायरस की जांच से दूर रहने का आदेश दिया गया। अपने पति की मदद से लैंसी क्वारंटीन से भाग गई। उसने अपने रिटायर्ड प्रोफेसर को कॉल किया, क्योंकि वही अफ्रीका से इबोला वायरस का सैंपल लेकर आई थी। वर्ष 1976 में अंतर्राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने प्रोफेसर कार्टर और सहायक मैडी को अफ्रीका भेजा था, जहां एक खतरनाक वायरस फैल चुका था। उनका कार्य सैंपल लाना था। कार्टर को पहले ज्यादा चिंता नहीं थी। वह सोचती थी कि अफ्रीका में इलाज की कमी के कारण वायरस इतना फैल रहा है। लेकिन जब वे वहां पहुंची, तो सच्चाई सामने आई। वे एक गांव पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर वांडा के बारे में पूछा, पर सरपंच बस एक ही वाक्य दोहराता रहा। अस्पताल पहुंचे तो देखा, एक ही सुई से कई लोगों को इंजेक्शन दिया जा रहा था। पता चला कि इबोला क्षेत्र में सभी दवाएं हटा ली गई थीं। डॉक्टर वांडा भी इबोला क्षेत्र में थे। जब वे वहां पहुंचे तो सैनिकों ने उन्हें रोक लिया। कार्टर ने अपना पहचान पत्र दिखाया तो उन्हें एक नियंत्रित गांव में ले जाया गया, जहां पूरा गांव राख बन चुका था। चारों ओर जले हुए शरीर और अंग थे। यही था वायरस नियंत्रण का तरीका। एक बचे हुए ग्रामीण को गोली मार दी गई और उसका शरीर भी जला दिया गया। जब वे पहले वाले अस्पताल लौटे, तो गांव वाले उनसे दूर भाग रहे थे, मानो वे खुद वायरस हों। सैनिकों ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी, पर चेतावनी दी कि किसी से स्पर्श न करें। अंदर जाकर देखा, मुंह पर पट्टी बांधे हुए वही नर्स बैठी थी जो पहले उनसे मिली थी। वह भी संक्रमित थी। कार्टर को समझ नहीं आया कि जब वे गांव में आए थे तब सब ठीक थे, अब अचानक सब संक्रमित कैसे हो गए। नर्स ने बताया कि एक स्कूल प्रिंसिपल एक गर्भवती महिला को अस्पताल लाया था। वह उसे विटामिन इंजेक्शन दिलवाने लाया था, लेकिन सुई की भारी कमी थी। एक ही सुई से 40 से ज्यादा लोगों को इंजेक्शन दे दिया गया। मैडी को कचरे में वो सुई मिली। कचरा भी हफ्तों से साफ नहीं किया गया था। वो पल उन्होंने कभी नहीं भूला। हमें सच में शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम भारत जैसे देश में पैदा हुए। जब कार्टर अंदर जा रही थी, नर्स चुपचाप बाहर चली गई। वह जानती थी, मरने से पहले वह दर्दनाक पीड़ा झेलेगी, इसलिए वह चाहती थी कि सैनिक उसे गोली मार दें। कार्टर और मैडी को रेड क्रॉस की कार्यकर्ता लीसा मिली। वे एक और जनजाति में
उस गर्भवती महिला को ढूंढने गए। मुखिया ने उनका स्वागत किया, लेकिन महिला के पास नहीं जाने दिया, क्योंकि वह उन्हें श्रापित मानते थे। शिक्षक ने समझाया तो मुखिया मान गया। अंदर जो देखा वो दृश्य वे जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। कार्टर ने खून का सैंपल लिया, लेकिन मैडी भी एक मां का अधिकार उसे छीनना नहीं चाहती थी। लीसा और मैडी दोनों मिलकर उसकी डिलीवरी में मदद कर रही थीं। इन महान चिकित्सा कर्मचारियों को हमारा सलाम। काफी कोशिशों के बावजूद आखिरकार मां और बच्चा दोनों ही बीमारी की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे। ये वायरस इतनी तेजी से फैला कि सिर्फ एक हफ्ते में गांव के लगभग सभी लोग संक्रमित हो गए। यहां तक कि गांव का प्रमुख भी नहीं बच सका। कार्टर उसके पास ही रुका रहा। उसने न सिर्फ बीमारों को अलग थलग किया, बल्कि कार्टर से एक आखिरी निवेदन भी किया। अगर वह मर जाए तो दूसरे गांव के लोग उसकी लाश को छूने आएंगे। इसलिए वह चाहता था कि कार्टर उसका अंतिम संस्कार कर दे, उसे जला दे। इसी दौरान प्रमुख के घर में आग लग गई। मैडी गुस्से में कार्टर से सवाल करने लगी। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। मैडी को लगा कि कार्टर बहुत ही निर्मम और स्वार्थी हो गया है। इस बीच मंच पर लाई गई वह बंदर, वह दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस, इबोला वायरस को लेकर संदेहास्पद थी। अब नैन्सी को इस वायरस का इबोला से मिलान करना था। अगर माइक्रोस्कोप के नीचे वे हरा चमकने लगे तो इसका मतलब था कि अमेरिका में पहले से ही इबोला वायरस प्रवेश कर चुका है और इसका स्रोत यही अफ्रीका से लाए गए बंदर थे। डिजीज कंट्रोल के मंत्री के पास पहुंची। नैन्सी ने कहा, हमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, वरना पूरा अमेरिका इसकी चपेट में आ जाएगा। साथ ही उन्होंने सलाह दी कि बंदरों को साफ किया जाए। कार्ल और मैडी दोनों जानते थे कि इबोला कितना खतरनाक वायरस है, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि इस वायरस को जड़ से खत्म किया जाए। अफ्रीका से कुल 6 बंदर लाए गए थे। अब उनमें से सिर्फ एक जिंदा बचा था। कार्टर ने जैसे ही पिंजरा खोला, बंदर ने थूक मारकर नैन्सी के चेहरे पर डाल दिया। शुक्र है कि नैन्सी ने सुरक्षा उपकरण पहने हुए थे। यह पहली बार था जब वह इबोला संक्रमित जीव के सामने खड़ी थी। बंदर को इंजेक्शन देकर मार डाला। घर लौटने पर नैन्सी को पता चला कि उसके दोनों बच्चे घर पर नहीं हैं। पति बच्चों को उनके दादा दादी के पास ले गया था, क्योंकि उसने गाड़ी के ट्रंक में उन बंदरों के पैरों के निशान देखे थे। दूसरी तरफ कार्टर को अब भी चैन नहीं था। वह दोबारा बंदर के कमरे में गया, जहां उसे संदेह था कि और भी बंदर संक्रमित हो सकते हैं। वह एक बंदर को गौर से देख ही रहा था कि वर्कर उसे पकड़ लेते हैं। कार्टर फिर नैन्सी से मिलता है और बताता है कि बाकी बंदर भी इबोला से संक्रमित हो चुके हैं। अब यह पता नहीं कि वायरस कहां कहां तक फैल चुका है। उन्हें फिर से योजना बनानी होगी कि इसे और आगे फैलने से कैसे रोका जाए। अगले दिन एक कर्मचारी जमीन पर गिर पड़ा। बुखार और उल्टी से पीड़ित था। यह व्यक्ति रोज बंदरों के मल की सफाई करता था, यहां तक कि कई बार बंदर की थूक भी उस पर पड़ती थी। नैन्सी और कार्टर तुरंत पूरे सुरक्षा गियर के साथ उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी करते हैं। तभी वहां मैडी आ जाता है, जो अब सीडीसी का सीनियर ऑफिसर बन चुका है। मैडी और कार्टर के बीच पहले से ही मतभेद थे और सरकार ने नियंत्रण और रोकथाम के लिए आदेश जारी कर दिया। कहने लायक बात यह है कि कार्टर दोबारा अफ्रीका के लिए रवाना हुआ। उसे इस वायरस के मूल स्रोत को ढूंढना है। वह एक ऐसे द्वीप की ओर जा रहा है जिसे प्लेग आइलैंड यानी महामारी द्वीप कहा जाता है।